हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बीएससी फिज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द न्यू टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। आज उसका ये लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। इसमें हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं उनको आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पूरा कोर्स हम आपको पूरी डिटेल में प्रोवाइड कर सकें। तो जब भी आप इस लेक्चर सीरीज़ को देखना स्टार्ट करें, कॉपी पेन अपने साथ रखें, साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलें। आपको कोई डाउट्स रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप क्वेरी कभी भी पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे कोर्स के साथ साथ आपके लिए कुछ अलग से सेशन भी कंडक्ट किए जाएँ, जिसमें आपकी क्वेरीज़, आपके कोई डाउट्स, क्वेश्चंस हो, वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम ले सकें। पर दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फीडबैक कि आप लोगों का फीडबैक इस कोर्स से रिलेटेड कैसे रहता है। तो हम बहुत ही स्मूथली और पूरी डिटेल में इस पूरे जो आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स है इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा और कोशिश करेंगे अपनी तरफ से हम 100% दे के आपको विद नोट्स यहाँ पे पूरी डिटेल आपको दें। किसी बच्चे को अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए हों तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है, हम उस बच्चे को पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आज हम इस लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट में किन किन चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं, किस तरह से हमारा ये लेक्चर आगे प्रोसीड करेगा, वो चीज़ें पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट स्टेट ऑफ मैटर, देन वी विल प्रोसीड टू द सॉलिड एंड इट्स टाइप्स। यहाँ पे आपके सामने पूरा जो आज का हमारा कोर्स रहने वाला है वो यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट द सॉलिड एंड इट्स टाइप्स, then we will proceed to the crystallography, grain boundaries and translation vector। इन चीज़ों को आज हम इस लेक्चर नंबर 1 में कंडक्ट करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि 20-30 मिनट में हम ये पूरा लेक्चर कंडक्ट कर पाएँ ताकि बहुत लेंथी, बहुत हेक्टिक ना बने। तो ये सब स्टार्ट करते हुए बिफोर प्रोसीडिंग टू द स्टेट ऑफ मैटर, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाट इज़ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स है क्या, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या कोर्स इसमें रहने वाला है। तो एक ओवरऑल अगर हम बात करें, सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बिहेवियर को लेकर डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन, बिल्कुल बेसिक चीज़ जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, वो ये है, व्हाट इज़ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब फिर बात आ जाती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी जिनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत टाइप की हो सकती हैं। एक पूरा कोर्स ही इसी के ऊपर है कि सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हैं। उनमें से कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। जैसे जैसे कोर्स हमारा आगे बढ़ेगा इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर या इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन सॉलिड। सॉलिड को अगर हम हीट अप करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या क्या चेंजेस सॉलिड में आते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ सकता है। नेक्स्ट इज़ काइंड्स ऑफ वाइब्रेशन इन एटम्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड में के जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें वाइब्रेशंस होती रहती हैं, उनकी वजह से क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बिहेवियर में डिफरेंस आता है सॉलिड के, उनको हम स्टडी करने वाले हैं। कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की कंडक्टिविटी कैसे कैसे बिहेव करती है, कौन से सॉलिड की डिफरेंट टाइप के सॉलिड हैं, किसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, क्या कम क्या ज़्यादा होती है, उसको पढ़ेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट कैसे वेरी करती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मैंने बोला, कोर्स आगे बढ़ेगा, हर एक चीज़ को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये था एक ओवरऑल आइडिया कि हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में करने क्या वाले हैं। तो बिल्कुल सिंपल, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो सॉलिड से रिलेटेड हैं उनको, उनके चेंजेस के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। The next thing comes, that is the first agenda of today, that is about state of matter। तो ये हम क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि
स्टेट ऑफ मैटर क्या होती हैं। हमें पता है कि मैटर हमें 3 टाइप में बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स में देखने को मिलता है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन 3 फॉर्म में हमें मैटर देखने को मिलता है। एक चौथी स्टेट और आ जाती है जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको एक चीज़ और स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ने को मिलेगी, दैट इज़ अबाउट प्लाज्मा। तो आज का हमारा जो कोर्स रहने वाला है वो लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा ना रह के हम मेनली फोकस करेंगे अबाउट सॉलिड्स। तो यहाँ पे हमने क्लासीफाई कर रखा है स्टेट ऑफ मैटर को सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो हमारा जो स्टडी का पार्ट रहेगा दैट इज़ सॉलिड। वी ऑल नो सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स आर दोज यू कैन से state of matter, solid is that state of matter that has fixed volume, size and shape। जिसका कुछ फिक्स वॉल्यूम, साइज और शेप हो उसे हम बोलते हैं सॉलिड। एक और चीज़ सॉलिड के बारे में, जैसे लिक्विड और गैसेस को कंप्रेस करना या एक्सपेंड करना थोड़ा इजी रहता है, सॉलिड को कंप्रेस या एक्सपेंड करना उतना ही मुश्किल होता है। यानी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्सेस अप्लाई करनी पड़ेंगी इफ़ वी वांट टू कंप्रेस और एक्सपेंड सॉलिड। तो यही 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट शेप, साइज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज़ फिक्स्ड एंड द नेक्स्ट वन इज़ सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और एक्सपेंड easily as compared to liquid and gases, and we all know about liquid and gases. Liquid and gases do not have fixed shape, साइज एंड वॉल्यूम। इनको आप जिस कंटेनर में डालें ये उसी की शेप ले लेती हैं। तो दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप, साइज और वॉल्यूम एंड दे कैन बी कंप्रेस्ड एंड एक्सपेंडेड इजीली एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। नाउ we will proceed to the type of solid. So before that please pause the video to note it down. जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सारे के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। तो पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ अबाउट सॉलिड्स। लिक्विड और गैसी को हम अब साइड में छोड़ के चल रहे हैं, तो बात करते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड भी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनता है and the arrangement of those atoms or molecule may be different in different types of solids। तो on the basis of their arrangement, किसका arrangement की हम बात कर रहे हैं, on the basis of arrangement of atoms or molecule of a particular solid, a solid can be further divided into 2 types, and those 2 types are, the first one is crystalline solid and the second one is amorphous, or that is also called as non crystalline solid। तो पहले समझते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, फिर बात करेंगे अबाउट amorphous और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होगा जिसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल विल बी पीरियोडिक। पीरियोडिक मीन्स that arrangement of atoms or molecule will repeat itself after a certain, you can say, time or after a certain pattern। एक थोड़े से पैटर्न के बाद वो फिर से अपने आप को रिपीट करेगा। अगर ऐसा अरेंजमेंट हमें कहीं पे देखने को मिले, दोज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन दैट सॉलिड, देन दैट सॉलिड विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हमने क्या बोला, बिल्कुल आराम से एक सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें, अगर एटम्स और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट किसी सॉलिड में रिपीट हो, अब पीरियोडिक हो, अपने आप को रेगुलर रखे, जैसा पैटर्न पीछे देखने को मिला वैसे ही आपको आगे भी देखने को मिले, तो ऐसे सॉलिड को नाम दिया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ डायमंड। तो जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है आप नोट डाउन कर सकते हैं। व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड? अरेंजमेंट ऑफ, if arrangement of atom is periodic then that solid is called crystalline solid। और अगर इसको थोड़ा सा हम broader sense में बात करें, then we can say that if there is certain arrangement of atoms in unit volume then same arrangement will be repeated in other unit volumes of same solid। अगर इसका मैं आपको पैटर्न दिखाना चाहूँ तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का पैटर्न हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मान लेते हैं दिस इज 1 एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9। मान लेते हैं इन 9 एटम से मिलके बना हमारा 1 यूनिट वॉल्यूम। तो हमने क्या देखा,
1 यूनिट वॉल्यूम में हमें कुछ इस तरह का पैटर्न एटम्स का देखने को मिल रहा है। तो सेकंड यूनिट वॉल्यूम में भी हमें कुछ ऐसा ही पैटर्न 9 एटम का देखने को मिलेगा। इट मीन्स सेम पैटर्न, सेम shape is repeating in the second volume or also this is first unit volume, this is second unit volume। सिमिलरली अगर एक और आगे थर्ड यूनिट वॉल्यूम हमें देखने को मिलती है तो उसमें भी हमें एटम का सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे 9 एटम यहाँ पर एक दूसरे के साथ स्टैक्ड थे, अगली यूनिट वॉल्यूम में भी सेम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 9 के 9 एटम सेम टाइप से यहाँ पे भी स्टैक्ड हैं। तो हम बड़े सिंपल कह सकते हैं दैट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम और मॉलिक्यूल विल रिपीट इटसेल्फ, और वी कैन से दैट अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल विल बी पीरियोडिक रहेगा, अपने आप को सेम पैटर्न में रिपीट करता चलेगा। दैट टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द एग्जाम्पल्स आर डायमंड, रॉक, साल्ट, माइका, क्वार्ट्ज एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एमॉर्फस सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसका बिल्कुल अपोजिट, इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल पीरियोडिक था, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा था हर यूनिट वॉल्यूम में, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में देखा है। बट इन एमॉर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो पैटर्न रहेगा वो हर यूनिट वॉल्यूम में सेम नहीं रहने वाला है। आपको एक यूनिट वॉल्यूम में कुछ और पैटर्न देखने को मिलेगा, सेकंड यूनिट वॉल्यूम में आपको कुछ और पैटर्न देखने को मिल जाएगा, एंड ऑल्सो दैट पैटर्न विल नॉट बी पीरियोडिक, वो पीरियोडिक नहीं होगा। आप देख सकते हैं, हम कुछ ऐसा डायग्राम यहाँ पे शो कर सकते हैं। मान लेते हैं दिस इज़ फर्स्ट यूनिट वॉल्यूम, दिस इज़ सेकेंड यूनिट वॉल्यूम, दिस इज़ थर्ड यूनिट वॉल्यूम। तो फर्स्ट यूनिट वॉल्यूम में मान लेते हैं हमें कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिला, सेकेंड यूनिट वॉल्यूम में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, थर्ड में हो सकता है हमें कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाए। तो आप देख सकते हैं दिस पैटर्न इज़ नॉट पीरियोडिक नहीं है, रेगुलर नहीं है, अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। दैट टाइप ऑफ सॉलिड इज़ कॉल्ड नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। एग्जाम्पल रहते हैं इसके जैसे रबर, ग्लास एट्सेट्रा। तो हमने बिल्कुल आराम से समझा क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड किस बेस पे दोनों चीज़ों को डिफाइन किया है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्रिस्टलाइन में हमने देखा दैट अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज़ पीरियोडिक, हर यूनिट वॉल्यूम में सेम टाइप का पैटर्न रिपीट हुआ। एग्जाम्पल आर डायमंड, क्वार्ट्ज, माइका एट्सेट्रा। साल्ट भी इसी का एग्जाम्पल रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। फिर यहाँ पे हमने डायग्राम में भी देखा कि हर यूनिट वॉल्यूम में सेम टाइप का पैटर्न रिपीट हो रहा है, एटम्स के अरेंजमेंट है वो सेम है हर यूनिट वॉल्यूम में। एमॉर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने देखा दैट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इज़ नॉट पीरियोडिक, और वी कैन से दैट अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज़ इरेगुलर। एग्जाम्पल आर रबर, ग्लास एट्सेट्रा। डायग्राम आपके सामने है, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बात करते हैं अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड। भी फर्दर आगे दो टाइप के हो सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने पढ़ा दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक मैनर एंड और वी कैन से दैट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इज़ पीरियोडिक, अपने आप को वो रिपीट करता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो फर्दर टू टाइप्स हैं, दोज आर द फर्स्ट वन इज़ सिंगल क्रिस्टल एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड एज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। सिंगल क्रिस्टल नाम से क्लियर है, सिंगल मीन्स जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट इन्फिनिटी तक या जहाँ तक वो सॉलिड है उसका जो स्ट्रक्चर है थ्रू आउट सेम रहने वाला है, यानी हर यूनिट वॉल्यूम में जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो सेम टाइप का पैटर्न रहेगा, कहीं भी रिपीट, कहीं भी जो उसका जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड में भी जो अरेंजमेंट होगा वो पीरियोडिक ही होगा, बिकॉज दिस इज़ द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अरेंजमेंट इसमें भी पीरियोडिक होगा, लेकिन होगा क्या, हर यूनिट वॉल्यूम के बाद जो पैटर्न है वो चेंज होने वाला है। फर्स्ट यूनिट वॉल्यूम में हमें कुछ और पैटर्न नज़र आने वाला है, पीरियोडिक होगा। सेकंड यूनिट वॉल्यूम में भी
पैटर्न पीरियोडिक होगा बट फर्स्ट यूनिट वॉल्यूम के पैटर्न से डिफरेंट होगा। तो एग्जांपल से देख लेते हैं कि हमें सिंगल क्रिस्टल में कैसा पैटर्न देखने को मिलता है। आप डेफिनेशन नोट डाउन कर लें। पीरियोडिसिटी ऑफ एटम्स एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। जो पीरियोडिसिटी है, जो रेपिटेशन था, वो सेम टाइप का पैटर्न इन्फिनिटी तक अगर रिपीट हो तो उस टाइप के क्रिस्टल को, उस टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड को नाम दिया जाता है सिंगल क्रिस्टल। फॉर एग्जांपल अगर हम डायग्राम में यहाँ पे दिखाना चाहें, दिस टाइप ऑफ पैटर्न, दिस इज एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी, सच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड सिंगल क्रिस्टल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको मैं फर्स्ट यूनिट वॉल्यूम लेता हूँ तो सेकंड यूनिट वॉल्यूम में भी सेम टाइप का पैटर्न, यही पैटर्न आगे बनता जाएगा। इसके अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम और दिखाएं, 3 एटम का मैं यहाँ पे जो है पेयर ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हर यूनिट वॉल्यूम में सेम टाइप का पैटर्न, सेम टाइप का पीरियोडिसिटी जो है वो इन्फिनिटी तक रिपीट हो रही है। तो सच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज टर्म्ड एज सिंगल क्रिस्टल। लेकिन अगर हम पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखें तो हमने बात की कि एक यूनिट वॉल्यूम में हमें कुछ और पैटर्न दिखेगा, पीरियोडिक होगा। सेकेंड यूनिट वॉल्यूम में फिर से जो पैटर्न दिखेगा पीरियोडिक होगा, पर वो फर्स्ट यूनिट वॉल्यूम वाले पैटर्न से डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट यूनिट वॉल्यूम है, तो इसमें हमें कुछ मान लेते हैं ऐसा पैटर्न देखने को मिला। तो सेकंड यूनिट वॉल्यूम जो हमें देखने को मिलेगी उसमें हो सकता है हमें कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिले। थर्ड यूनिट वॉल्यूम में हो सकता है हमें कुछ इस टाइप का पैटर्न देखने को मिल जाए। तो दिस टाइप ऑफ पैटर्न होगा ये भी पीरियोडिक, बट इट विल नॉट रिजेंबल विद द फर्स्ट और प्रीवियस टाइप ऑफ यूनिट वॉल्यूम। सच टाइप ऑफ सॉलिड इज टर्म्ड एज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसमें ये जो बाउंड्रीज हमें देखने को मिलती हैं, दीज बाउंड्रीज आर कॉल्ड ग्रेन बाउंड्रीज। और ग्रेन बाउंड्री के अंदर के जो एटम्स होंगे दोज आर कॉल्ड ग्रेन्स। तो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड में आप लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ एग्रीगेट क्रिस्टल्स, आई होप दिस इज विजिबल। इसके बाद मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे आपको विजिबल नहीं रहेगा। नंबर ऑफ एग्रीगेट क्रिस्टल्स that are separated by some fixed boundaries called grain boundaries। तो ये जो बाउंड्रीज हैं इनको बोलते हैं ग्रेन बाउंड्रीज। इनके अंदर जो एटम्स होंगे दोज आर कॉल्ड ग्रेन्स। तो बहुत आसानी से हमने समझा सिंगल क्रिस्टल क्या था, सेम टाइप का पैटर्न इन्फिनिटी तक रिपीट होता जाएगा। और पॉलीक्रिस्टलाइन में हमने देखा दैट हर यूनिट वॉल्यूम के बाद हमें पैटर्न चेंज होता हुआ दिख सकता है, पीरियोडिक होगा, बट दैट विल नॉट रिजेंबल विद द प्रीवियस वन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ crystalline solid. Before proceeding further, please pause the video to note it down. Now coming to the part that is, what is crystallography? If we want to study the crystalline solids or any solid, we need some technique or science, and the science or technique we used to study is with the help of X-ray, electron beam or neutron beam. So this technique or this science of studying crystalline solids with the help of X-ray, electron beam, neutron beam is called crystallography. So what is crystallography? Crystallography एक टेक्निक या एक साइंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को स्टडी करने की with the help of X-rays, electron beam and neutron beam. Please note this down. The study of geometric form and physical properties of crystalline solids by using X-rays, electron beam, neutron beam etc.
कॉन्स्टिट्यूट द साइंस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। आई होप आपको क्रिस्टलोग्राफी समझ आई होगी। टेक्निक है, साइंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को स्टडी करने की। Coming to the second thing, that is crystal lattice, space lattice और point lattice क्या होता है। We all know solid एक 3D ऑब्जेक्ट है। जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है, दिस इज एन 3D ऑब्जेक्ट। सो इस 3D ऑब्जेक्ट के जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 डायमेंशन में अरेंज्ड हैं, एक पीरियोडिक मैनर में, पीरियोडिक एरे में अरेंज्ड हैं 3 डायमेंशन में। इफ़ वी वांट टू शो द ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ दीज एटम्स, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन एटम्स को कागज पर या बोर्ड पर या किसी चीज़ पर शो करना पड़ेगा। सो वी विल रिप्लेस दोज एटम्स विद मैथमेटिकल पॉइंट्स, और यू कैन से दैट सिंपल पॉइंट्स। उन एटम्स को हम रिप्लेस कर देते हैं सिंपल पॉइंट के साथ, और जब भी हम इनको किसी भी कागज़ पर या बोर्ड पर हम ड्रॉ करते हैं, वी कैन नॉट ड्रॉ द 3 डायमेंशन फॉर्म, तो उन एटम्स को पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं एंड वी शो देम ऑन द बोर्ड और यू कैन से ऑन द पेपर। दिस इज़ कॉल्ड दैट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। जो पॉइंट हम एटम को रिप्लेस करके उनकी जगह पर पॉइंट शो कर देंगे, जैसे आपके सामने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। एटम्स की जगह हमने मैथमेटिकल पॉइंट्स यहाँ पे डाल दिए हैं एंड उस 3D पिक्चर को हमने यहाँ पे 2D में यहाँ पे बनाया है। दिस कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और पॉइंट लैटिस। सो प्लीज नोट इट डाउन। वी नो दैट एटम्स आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक एरे इन 3D। एटम्स 3 डायमेंशन में अरेंज्ड होते हैं। टू मेक ज्योमेट्रिक डायग्राम, एक ज्योमेट्रिक डायग्राम बनाने के लिए, इफ़ एटम्स आर replaced by simple points, then this is called space lattice or point lattice. So definition की form में अगर आप लिखना चाहें, you can write that if atoms are replaced by simple mathematical points, the resulting collection of point is called space lattice, or you can say that simple lattice. इसकी एक और definition क्या बन सकती है, that is space lattice may be defined as an infinite array of points in 3D in which every point has identical surrounding. हर पॉइंट की सराउंडिंग क्या रहेगी, आइडेंटिकल रहेगी। आइडेंटिकल क्यों रहेगी? बिकॉज the atoms are arranged in periodic manner. This is crystalline solid, so all atoms are arranged in periodic manner. So this is the definition of crystallography, crystal lattice, space lattice or point lattice. Now we are coming to the translation vector. Before that, please pause the video to note it down. आइए अब समझते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है। बहुत आसानी से एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक स्पेस लैटिस कुछ इस तरह का है। एक पैटर्न हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम समझेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर कैसे शो किया जाता है, क्या होता है। एक स्पेस लैटिस आप अपने पास ड्रॉ कर लें किसी प्रॉपर पैटर्न में। Let I have this space lattice, and in this space lattice we want to show the translation vector. Here we have replaced atoms with simple mathematical points. Now let I want to go from this point to this point in this space lattice, then we will draw a vector like this and I am naming it as a vector. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन वेक्टर। किसी स्पेस लैटिस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए जो वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन वेक्टर। सो हाउ कैन वी डिफाइन इट? टू गो फ्रॉम द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, यू कैन राइट लाइक दिस, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम one point to another point in a space lattice
is called as translation vector. Denoted by कैपिटल T वेक्टर. सो अगर इस चीज को मैं नाम दे देते हैं, लेट दिस पॉइंट इज O एंड लेट दिस पॉइंट इज A. हम जा रहे हैं O से A की तरफ. सो वी हैव ड्रॉन एरो फ्रॉम O टू A. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड वेक्टर. वेक्टर हमें बताता है डायरेक्शन. We are going from O to A, so we have drawn a vector in the direction of OA, and this is called translation vector, and we will represent as, we are naming it as T1 vector is equal to A1 vector. Let हमें जाना है इस O point से इस B point तक. We will draw a vector like this, and let this vector is B vector. So we will name it as, let T2 vector as B. A1, this is A, this is B vector. So this is also a translation vector. अब मान लेते हैं मुझे O से इस पॉइंट A डैश तक पहुंचना है. हम क्या करेंगे, A से एक और वेक्टर आगे ड्रॉ करेंगे. सिंस दिस इज पीरियोडिक, जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये, सो इट विल बिकम OA डैश इक्वल टू 2A वेक्टर. सो इट विल बिकम, if I am naming it as T dash, it will become 2A वेक्टर. सो इन दो A और B वेक्टर की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर पहुंच सकते हैं. किसी भी तरह से हम लेंथ को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर. सो इन जनरल ट्रांसलेशन वेक्टर इज रिटन एज N1 A वेक्टर प्लस N2 B वेक्टर. So this is the general form of writing translation vector, where N1 and N2 are integers. इनकी वैल्यू कुछ भी 0, 1, 2, 3 so on to कुछ भी हो सकती है. एंड वेक्टर A एंड वेक्टर B are called fundamental translation vector. N1 N2 हैं कोई भी इंटीजर जिनकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 सो ऑन कुछ भी हो सकती है. A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कॉल्ड फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर. यानी ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, इनकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर पहुंच सकते हैं. सो अगर T1 वेक्टर को प्रॉपरली इन जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, हाउ वी विल राइट इट एज T1 वेक्टर इज इक्वल टू, अब इसमें देखें तो O से A जाना है तो B वेक्टर नहीं आएगा. तो वी विल राइट इट एज N1 की वैल्यू है 1 A वेक्टर प्लस 0 B वेक्टर. सिमिलरली इफ वी वांट टू राइट translation vector T2, it will be equal to 0A vector plus 1B vector. So this is how we write translation of vector. Translation of vector क्या है, किसी भी स्पेस लैटिस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए जो वेक्टर ड्रॉ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन वेक्टर. एक फॉर्म और आपको क्या देखने को मिल सकती है, वो फॉर्म कुछ इस तरह की हो सकती है. आई एम राइटिंग हेयर, if translation vector contains non-integral coefficients like this, I am writing here, translation vector contains non-integral coefficients. Half and 3/2 is non-integral coefficients. So we can write that if translation vector contains non-integral coefficients, then it is called non-permittive
ट्रांसलेशन वेक्टर। अगर ट्रांसलेशन वेक्टर में नॉन इंटीग्रल कोफिशिएंट्स आते हैं देन दैट ट्रांसलेशन वेक्टर इज कॉल्ड नॉन परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन वेक्टर। आज हमने पढ़ा अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इन दैट वी हैव स्टडीड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड एंड इट्स टाइप्स, दैट इज क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन को फर्दर सब डिवाइड किया, सिंगल क्रिस्टल एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Then we have studied about the translation, grain boundaries। ये सब हमने आज स्टडी किया है। तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। ये जो लेक्चर सीरीज़ हमने आज स्टार्ट की है, आपको फर्स्ट लेक्चर कैसा लगा? किन्हीं चीज़ों में कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, और प्लीज़ अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करते चलें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।